देखिए भाई, अब हम बता रहे हैं आपको डाई एथिलीन के रासायनिक गुण। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, डाई एथिलीन के रासायनिक गुण। ठीक है, डाई एथिलीन के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? देखिए, डाई एथिलीन जो होता है 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है। कितने प्रकार की अभिक्रिया देता है? 4 प्रकार की। पहली जो अभिक्रिया है वह एथिल समूह की अभिक्रिया है। पहली जो अभिक्रिया है वो एथिल समूह की अभिक्रिया है। दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है वह ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर के कारण अभिक्रिया है। ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एसिड के कारण अभिक्रिया। तीसरी जो रिएक्शन है वो है CO बंध के विखंडन के कारण अभिक्रिया। CO बंध के विखंडन के कारण अभिक्रिया। CO बंध के विखंडन के कारण क्या होती है? अभिक्रिया। और चौथी प्रकार की जो अभिक्रिया है अन्य अभिक्रियाओं में आती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की अभिक्रिया देता है कौन? ईथर। इसमें हम पहले टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ईथर समूह, एथिल समूह की अभिक्रिया। देखिए, पहले टाइप की अभिक्रिया है एथिल समूह की अभिक्रिया। एथिल समूह की अभिक्रिया में अपन पहली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि ईथर जो होता है वह क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। यह क्रिया विभिन्न परिस्थितियों में क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी कि ईथर जो होता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। अब लिख रहा हूं मैं, ईथर Cl2 तथा Br2 के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है। प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है और यह क्रिया भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होती है। यह क्रिया भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होती है। यह क्रिया जो होती है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होती है। पहले क्रिया कराते हैं पर अंधेरे में, शुरुआत करते हैं क्रिया प्रकाश में। अंधेरे में क्या होता है? डाई एथिलीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर अपन को 1,1 डाई एथिलीन प्राप्त हो जाता है। कैसी होती है क्रिया? इसको देखिए आप। सबसे पहले क्रिया कराते हैं अपन किससे? अंधेरे में कराते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कराते हैं तो पहली परिस्थिति अंधेरे में। किसमें है? अंधेरे में। होता क्या? देखिए, अंधेरे में रिएक्शन कैसे होती है? यानी कि अंधेरे में क्या करते हैं? डाई ईथर की क्रिया कराते हैं पहले किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ कराते हैं तो पहले प्राप्त होता है अल्फा क्लोरो डाई एथिलीन। उसके बाद दोबारा क्लोरीन से कराते हैं तो प्राप्त होता है अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिलीन। इसे देखिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ। अब क्रिया डार्क में हो रही है, अंधेरे में हो रही है। अब क्रिया किसमें हो रही है? अंधेरे में। अब देखिए, इसके पास वाला ये कार्बन है, इसके पास वाला ये कार्बन है। ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये अल्फा डैश मान लिया, क्योंकि ये भी इसके पास कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है। इसको अपन ने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया अल्फा डैश। अब होता क्या है? देखिए, यहां से एक H गया, यहां से एक Cl गया, एक HCl बाहर हो जाता है, एक Cl बचता है वो यहां हो जाता है।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O और ये हो गया CH2 CH3। इसका नाम क्या हुआ देखिए, इसका नाम है अल्फा, ये अल्फा ही था, अल्फा क्लोरो डाइएथर, अल्फा क्लोरो डाइएथर। ये हो गया भाई अल्फा क्लोरो डाई एथिल और ये हो गया ईथर। अब ये जो प्राप्त हुआ है अल्फा क्लोरो डाई एथिल, इसकी रिएक्शन दोबारा Cl2 से कराएंगे। तो देखो एक बार H यहां से गया, एक बार Cl यहां से गया, अब क्या निकल गया, BHCl निकला, HCl निकल गया यहां से, एक Cl वहां चले जाएगा, प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, O CH Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये अल्फा है, अल्फा डैश, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल ईथर, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल और ये क्या हो गया, ईथर। तो अपन को ये अपन ने क्रिया कराई, आज अंधेरे में कराई है, अपन को प्राप्त हो गया, पहले प्राप्त हुआ अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर और अब की बार प्राप्त हुआ है अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइएथिल ईथर। इस क्रिया को उतारिए जल्दी से, उसके बाद हम प्रकाश में कराते हैं क्रिया को, जल्दी से उतारिए इस क्रिया को, जल्दी से उतारिए भाई। जल्दी से उतारिए। डाली हो गई हमने। नेक्स्ट देखिए प्रकाश में अपग्रेड कैसे होती है, इसको मिटा रहा हूं मैं ऐसे, प्रकाश में रिएक्शन कैसे होती है, लाइट में कैसी रिएक्शन होती है, लाइट में देखिए, यानी कि डाइएथिल ईथर है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन CH2 से कराते हैं, hν सूर्य के प्रकाश की रोशनी में उपयोग होती है। CH2 के मोल है 10 10 20, यानी CH2 होंगे 20। तो यहां से देखिए H3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, सभी H परमाणु जो हैं सभी क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, यानी सभी H हट जाएंगे किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो इसमें से प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CCl3 और यहाँ पे आ जाएगा CCl2 सिंगल बॉन्ड O CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3 प्लस में 10HCl बाहर हो गए, क्या बाहर हो गए 10HCl। इसका नाम होता है पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर इसका क्या है नाम, ठीक है ना। ये है आपकी लाइट में रिएक्शन, इसको भी उतार लीजिए जल्दी से आप, उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन परमाणु को लॉन्ड्री चैनल दूसरे प्रकार के, जल्दी से उतारो इसको भाई। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए दूसरे प्रकार के क्रिया है ऑक्सीजन परमाणु के, एनपी के कारण क्रिया।
ऑक्सीजन परमाणु के Lp के कारण अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। ये देखिए आप, इसमें पहला पार्ट है ऑक्सोनियम लवण का बनना, यानी क्षारीय लवण कहलाता है इसका। और सब पहला पॉइंट है ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवणों का बनना पहला पॉइंट है इसका, ऑक्सोनियम लवणों का बनना। ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण या बनना। देखिए ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन परमाणु को लवण पर उपस्थित होता है, इसलिए ईथर जो होता है वह लोह क्षार की मात्रा व्यवहार करता है, और ईथर किसी ठंडे शांत अम्ल के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर होता है, के कारण यह लोह क्षार की भांति कार्य करता है। काम करता है, लोह क्षार की भांति काम करता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और किसी ठंडे शांत अम्ल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन आयन बना देता है। इस रिएक्शन देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O के ऊपर लोन पेयर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी ठंडे शांत अम्ल के साथ H+Cl-। अब देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु का जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, डोनेट करने के पश्चात यानी कि H इसके साथ जुड़ जाएगा, प्राप्त होगा CH3 CH2, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया H, और यहाँ पे एक रह गया लोन पेयर प्लस आ गया यहाँ पे, और ये हो गया CH2 CH2, ये बन गया है ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन है, ऑक्सोनियम आयन, यानी इसका नाम है डाईएथर ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाईएथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन देखिए, CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसी ठंडे सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, HHSO4 प्लस माइनस। अब ये अपना ऑक्सीजन यानी एक लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, प्राप्त होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O के ऊपर एक लोन पेयर बचा, एक को से डोनेट कर दिया, दे दिया, प्लस और यहाँ पे क्या जुड़ गया H सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ पे आ गया HSO4 -1, इसका नाम हो गया डाईएथर हाइड्रोजन सल्फेट, यानी डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम था डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, इसका नाम है डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इन दोनों को बता दिया पहले जल्दी से, जल्दी से बता भाई। जल्दी से उतारिए बेटाओ। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए, इसी का दूसरा पॉइंट है इसी में दूसरा पॉइंट है लीथर लुईस अम्ल जैसे, लीथर लुईस अम्ल जैसे Cl3 HCl3
RnGX आदि के साथ ऑपोजिट संयोजक संकुल का निर्माण करता है। संकुल का निर्माण करता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, ROR ईथर है, ROR तो ऑप्शन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। अब React के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये लोहे समूह होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको और एक बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में इस प्रकार से। यहाँ पे नॉन पे रहता है, प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस। तो ये जो बॉन्ड बना है उपसय संयोजक बंध है, इसे अपन कहते हैं उपसय संयोजक कॉम्प्लेक्स, यानी उपसय संयोजक संकुल है। इसका नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ईथरेट। इसी प्रकार से अपन एक संकुल बनाते हैं इसमें, जिसका नाम है RnGX के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं RnGX के साथ, यानी कि ईथर के अपन 2 मोल ले लेते हैं और RnGX के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है रिएक्शन ROR R2 लिख सकते हैं इसको अपन, R2, ठीक है ना। ये बॉन्ड बना रहा है MgR ये बन गया कॉम्प्लेक्स। बता दीजिए इसको आप जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेरोक्साइड का निर्माण। नेक्स्ट है पेरोक्साइड का निर्माण। पेरोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, सुनिए इसको। ईथर जो होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन या ओजोनाइड ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यह क्रिया मुक्तमूलक क्रिया से संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती ग्रुप में क्या प्राप्त होते हैं, मध्यवर्ती ग्रुप में मुक्तमूलक प्राप्त होते हैं। इसे देखिए, ईथर की रिएक्शन कराते हैं, या तो ऑक्सीजन से करा लो या फिर O2 से करा लो। ईथर या तो ऑक्सीजन से जुड़ता है या तो ओजोनाइड ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब इसका इसमें योग हो जाता है, इसका इसमें क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो प्राप्त होता है यहाँ पे अपन को CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और साइड में लग गया CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ये हो गया H, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी ऑक्सीजन के दोनों परमाणु लग गए यहाँ पे, कहाँ पे लग गए, यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन के दोनों परमाणु मिल जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H। ये कहलाता है 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 1-एथॉक्सी 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन और ये हो गया पेरोक्साइड। जैसे हम ईथर पेरोक्साइड भी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, ईथर पेरोक्साइड। अब ईथर पेरोक्साइड जो होता है अस्थायी होता है, अत्यधिक विषैला होता है और ये विस्फोटक होते हैं। अतः ईथर के पुराने नमूने के वाष्पन से पहले इसमें ईथर पेरोक्साइड को नष्ट कर दिया जाता है। अतः ईथर पेरोक्साइड की उपस्थिति की जांच कुछ परीक्षण है उनके आधार पर की जाती है। यदि ईथर के नमूने में KI और स्टार्च मिला दिया जाए तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। यदि ईथर के नमूने में Fe+2 और पोटेशियम आइसोसाइनेट मिला दिया जाए तो पूरे विलयन का रंग भी लाल हो जाता है, जो ईथर पेरोक्साइड की उपस्थिति को बताता है। यदि ईथर के नमूने को शांत H2SO4 के साथ आश्रित कर दिया जाए तो ईथर पेरोक्साइड मुक्त हो जाता है। तो पहले आप इस रिएक्शन को उतारिए, इसमें कुछ दिखाऊंगा आपको, उतारिए जल्दी से। इस रिएक्शन को उतारिए पहले। रिएक्शन उतारिए जल्दी से। रिएक्शन उतारी होगी आपने। अब मैं इसमें ईथर पेरोक्साइड की उपस्थिति की जांच करवा रहा हूँ। ईथर पेरोक्साइड की जांच के लिए परीक्षण। पहला परीक्षण है, यदि ईथर के नमूने में KI और स्टार्च मिला दिया जाए, KI तथा स्टार्च, ईथर के नमूने में KI तथा स्टार्च मिला दिया जाए तो विलयन का रंग जो होता है वह नीला हो जाता है। तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, जो ईथर पेरोक्साइड की उपस्थिति को बताता है। दूसरा क्या है, यदि ईथर के नमूने में Fe+2 आए, तथा पोटेशियम आइसोसाइनेट मिला दिया है तो विलयन का रंग मिला दिया जाए तो विलयन का रंग लाल हो जाता है, जो ईथर पेरोक्साइड की उपस्थिति को बताता है। ये दो परीक्षण है इसके, इनको आप उतारिए जल्दी से। जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए।
नोट डालिए, नोट डालो पहला। यदि ईथर के नमूने को शांत H2SO4 के साथ नमूने को शांत H2SO4 के साथ आश्रित किया जाए, यदि ईथर के नमूने को शांत H2SO4 के साथ आश्रित किया जाए तो ईथर प्रोक्षण मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि ईथर की बोतल में CO कॉपर ऑक्साइड, यदि ईथर की बोतल में, ईथर की बोतल में यदि ईथर की बोतल में CO मिला दिया जाए तो ईथर पेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है, यानी कि इसमें CuO जो होता है, Cu2O जो होता है, यानी Cu2O ऋणात्मक उत्पीड़न की तरह कार्य करता है। इन दोनों नोटों को डालिए जल्दी से, उसके बाद CO बंद के जल्दी से डालिए इनको, उसके बाद CO बंद के विखंडनीकरण प्रक्रिया बनाने वाले हैं। जल्दी से डालिए भाई। नेक्स्ट देखिए, CO बन के विखंडनीकरण प्रक्रिया है। आपको विखंडनीकरण प्रक्रिया है। CO बन के विखंडनीकरण प्रक्रिया कैसे होती है देखिए। इसमें रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले इसमें रिएक्शन है HI के साथ क्रिया। HI के साथ क्रिया में क्या होता है, जब ईथर को HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। यदि ठंडी HI के साथ क्रिया कराते हैं, यदि डाइईथर की क्रिया ठंडी HI के साथ कराते हैं तो अपन को एथिल हाइड्राइड और एथेनॉल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, C2H5 और C2H5, C2H5 C2H5 इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन HI के साथ जो कि ठंडा होता है। देखो यहाँ से टूट गया है, CO1 टूटेगा,
टूट गया। ये प्राप्त हो गया अपन को यहाँ पे C2H5 10 में क्या प्राप्त हो गया C2H5। ठीक है ना। अभी HI की अधिकता में HI की अधिकता लेंगे। अब डायइलेक्ट्रिक को गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्राइड तथा जल प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब HI की हम अधिकता ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अधिकता? C2H5 O C2H5 प्लस 2HI ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? 2HI। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, मैं HI को यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा भाई, देखिए मैं HI को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक HI ले लिया और एक HI इस प्रकार से लिख लिया। तो ये CO1 टूट गया, CO1 टूट गया, बीच में से क्या निकल गया H2, प्राप्त हुआ 2C2H5 इसमें H2, ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, C2H5 को C2H5 डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ। ठंडा HI एक ही मोल लिया है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बन गया C2H5 और ये बन गया C2H5OH। उसके बाद क्या होगा, अपन ने HI के अधिकतर ले लिए, HI के दो मोल लिए, HI ये यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया, ये बन गया C2H5, ये बन गया C2H5, 2C2H5 बन गई और क्या निकल गई इसमें से जल निकल गई। ठीक है ना। 2 C2H5 बन गए और बीच में से जल निकल गया। सुधारिए आप हाइड्रोजन हैलाइड के परिशुद्धता क्रम में लिखेंगे, सुधारिए जल्दी सुधारिए भाई। बता लिया होगा भाई। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए HX की क्रियाशीलता क्रम क्या होता है, नोट एक बात बता रही है। HX की क्रियाशीलता क्रम HX की क्रियाशीलता क्रम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है HI, उसके बाद उससे कम होता है HBr और सबसे कम होता है HCl। ठीक है ना। इसमें एक विधि है जीसर विधि। जीसर विधि को देखिए, जीसर विधि क्या कहती है, मैथॉक्सी समूह के आकलन के लिए, मात्रात्मक आकलन के लिए मैथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराई जाती है। मैथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे जीसर विधि कहते हैं। इसमें एक विधि है जीसर विधि, यानी कि मैथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए, मैथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए जीसर विधि देखिए। मैथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए मैथिल ईथर की HI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है ना।
यानी कि यह विधि कहलाती है फिर तीसरी विधि। जब मिश्रित ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल समूह की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें होता क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट क्या होता है इसको सुनो। जब मिश्रित ईथर में एल्किल समूह का प्राथमिक तथा दूसरा एल्किल समूह तृतीयक एल्किल समूह है, जब मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह 1 डिग्री है और दूसरा एल्किल समूह क्या 3 डिग्री होता है, तो इसकी क्रिया एच के साथ बनाई जाती है तो अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल समूह का एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि इस प्रकार से रिएक्शन होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 O CH3, इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हैं। इसकी रिएक्शन ये मिश्रित ईथर कहलाता है। इसमें एक एल्किल समूह 1 डिग्री है और दूसरा एल्किल समूह 3 डिग्री है। एक तो कार्बन 1 डिग्री है और दूसरा कार्बन कैसा है 3 डिग्री है। इसके साथ इसकी अभिक्रिया HI के साथ करा रहे हैं तो इसको इसमें अपन को प्राथमिक एल्किल समूह का एल्कोहल प्राप्त होता है। ये प्राथमिक एल्किल समूह है CH3, इसका एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कि CH3OH प्राप्त हो जाता है और I इसके साथ जुड़ जाता है। ये प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और ये I, ठीक है ना। ये प्राप्त हो गया अपने को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और I, ठीक है ना। दोबारा सुनिए, ये मिश्रित ईथर है जिसमें एक एल्किल समूह प्राथमिक है और दूसरा एल्किल समूह क्या है तृतीयक, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटाइल मेथिल ईथर। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है इसमें अल्कोहल और 3 यानी तृतीयक ब्यूटाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तृतीयक ब्यूटाइल आयोडाइड। ये पहले बॉन्ड की रिएक्शन है, इसको उतारो उसके बाद दूसरे बॉन्ड की रिएक्शन कराता हूं। जल्दी से उतारिए इसको। दूसरा बॉन्ड देखिए, दूसरा बॉन्ड क्या है, दूसरे बॉन्ड की रिएक्शन देखिए। यदि मिश्रित ईथर में लगने वाले एल्किल समूह 1 डिग्री और 2 डिग्री होते हैं इस प्रकार से, इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो इसमें अपन को 1 डिग्री एल्किल समूह का तो प्राप्त होता है हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल समूह का प्राप्त होता है अल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्किल समूह तो ये है, इसका तो प्राप्त हुआ है हैलाइड CH3I और ये पूरा बाहर निकल जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया OH, यानी प्राप्त हो गया इसमें CH3 CCH3 CH3I हो गया भाई और H यहाँ पे लग गया, ये हो गया आपका CH3CH, ठीक है ना, CH3 और ये हो गया OH, ठीक है ना। तो इसमें प्राथमिक एल्किल समूह का प्राप्त हो गया हैलाइड और द्वितीयक एल्किल समूह का प्राप्त हो गया F4। जबकि इसमें क्या हुआ था, इसमें प्राथमिक एल्किल समूह का एल्कोहल प्राप्त हुआ था, तृतीयक एल्किल समूह का हैलाइड प्राप्त हुआ था। बताइए इसको जल्दी से, जल्दी से बता रहा हूँ।
उतारिए जल्दी से।